हेलो, वेलकम इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक और आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बिंदास टॉपिक जिसका नाम है एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, सो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले एक चित्र देखो, बहुत बेहतरीन ये रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सो ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ में हम करते क्या हैं, हम देखते क्या हैं, इसमें हमें पता क्या चलने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ये आपका लड़का है यहाँ पर और ये कर क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना कर क्या रहा है। तो ये स्नॉटिंग कर रहा है, मतलब क्या कि एक रोल बना के और यहाँ पे क्या है ड्रग्स है उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ने वाले। देखो यहाँ पे क्या रखा है, एक इंजेक्शन रखा है। ठीक है, और इसी को हम स्टडी करने वाले हैं आज के अपने सेशन में। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़। एडोलसेंस क्या होता है, तो एडोलसेंस सबसे पहले जो आपकी एज है ना, आप एडोलसेंस वाली एज में हो, इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। ठीक है, तो 12 to 18 ईयर तक ये पोस्ट एडोलसेंस स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मतलब 12 to 18 ईयर्स की एडोलसेंस स्टेज होती है। ठीक है, अच्छा एडोलसेंस नाम ही क्यों लिया गया है, तो अभी आगे पता लगेगा इसका। ठीक है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ होता क्या है, तो इसको भी हम जानते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो आप ड्रग्स लेते हैं और आपका जो है ड्रग्स और आपका एल्कोहल आप लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, मेडिसिन के थ्रू लेते हो। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक ड्रग्स और एल्कोहल नहीं ले रहे। आपका क्या है कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन के अंदर देखो ड्रग्स भी, सब मेडिसिन क्या है, ड्रग्स ही हैं। ठीक है, जितनी भी मेडिसिन आपके ड्रग्स कहलाते हैं। ठीक है, और आपका जो अल्कोहल है वो आपका मेडिसिन में यूज़ होता है। जो आपका सिरप होता है ना खांसी वाला, उसमें अल्कोहल ही यूज़ होता है ज़्यादातर। आपका सैनिटाइज़र है उसमें भी अल्कोहल यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि आप डे टू डे लाइफ में कितना कंज्यूम कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन वो आप अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ना कि अपने हार्मफुलनेस के लिए। सो अभी हम बात करते हैं, अगर मेडिसिन के लिए, अगर मेडिसिन के थ्रू आप ले रहे हो ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वेल एंड वेल। ठीक है, बहुत ही अच्छा है उसके लिए। बट अगर आप एडिक्टेड हो रहे हो इसके, बिना कोई बीमारी के आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है। जैसे कि ड्रग्स एंड अल्कोहल जब आप लेते हो किस पर्पज़ के लिए, मेडिसिन पर्पज़ के लिए, तो वेरी वेल ठीक है। बट अगर आप इसको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो इसको लेने की, बिना वजह इसको ले रहे हो, ठीक है, तो आप डिस्टर्ब कर सकता है आपकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस को आपकी बॉडी के। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन से मतलब क्या है, तो अगर हम बात करते हैं फिज़िकल की, तो फिज़िकल आपका जो डे टू डे लाइफ का जो काम है आपका, जैसे कि आप रनिंग करते हो, 1 घंटा रनिंग करते थे, ड्रग्स लेने से पहले आप 1 घंटा रनिंग कर लेते थे। बट अगर क्या है, ड्रग्स आप लेते हो, आप आदत पड़ गए तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, तो आपका फिजिकल वहाँ पे इफेक्ट हो गया हेल्थ। ठीक है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल, आपका जो टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है। ठीक है, आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है, वो अफेक्ट हो सकते हैं, तो आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ हो सकता है। फिर आपका साइकोलॉजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ भी यहाँ से ख़राब हो सकती है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, सोचने की शक्ति कम हो सकती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही हैं आपकी, किसकी वजह से, आपके ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ की वजह से। सो अब देखते हैं क्या लिखा है दूसरा पॉइंट में। स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल हैज़ बीन ऑन राइज स्पेशली अमंग द यूथ। तो ये जो यूथ है यही आपका इसमें ही इन्वॉल्व कर सकते हो, यूथ को भी आप। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़ को लेकर, तो किसके अंदर है, वो यूथ के अंदर है। तो अगर आप यूथ को बचाना चाहते हो इन सब चीज़ों से, तो आपको क्या दो चीज़ चाहिए आपको। पहला आपको एजुकेशन अच्छी चाहिए, दूसरा आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस से किसी भी यूथ को इन चक्करों से बचा जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। वो ड्रग्स जो कि कॉमनली अब्यूज़ करते हैं वो फॉलोइंग कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में वो आ जाते हैं, तो हम इस कैटेगरी को पढ़ना है। ओपियोइड में आ जाते हैं, पहला कैटेगरी है ड्रग्स का। दूसरा कैटेगरी कैनाबिनॉइड्स है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आपका कोका एल्कलॉइड और कोकेन है, एंड आपका जो फोर्थ है वो एलिसिनोजन है, और आपका फिफ्थ तो आपको पता ही है टोबैको एंड अल्कोहल। देखो बायो है, लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी से ही अगर आदत डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर एंड में जाके कहोगे कि मैं सारे याद कर लूँगा, तो भाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको, ये मत बोलना कि बताया नहीं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं इसको पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अरे यार ये क्या है, मतलब हद हो गई।
डिलीट कर दो, चलो रिमूव मत करो। हाँ जी, तो अभी तक हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो ओपियोइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स कोकेन होते हैं, हेलुसिनोजेंस होते हैं, आपके टोबैको, अल्कोहल। अब हम एक एक करके सभी की कैटेगरी के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हम ओपियोइड देखते हैं। देखो ओपियोइड्स क्या ड्रग्स हैं, तो सारे ही ड्रग्स हैं, तो ओपियोइड अनोखा नहीं है, लेकिन हाँ ओपियोइड क्या है, ड्रग है। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ओपियोइड्स, ओपियोइड्स आल्सो ड्रग, ठीक है। सो ये क्या करता है, बाइंड करता है स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं, तो देखो एक वो जगह जो कि किसी की एक्सेप्टेंस के लिए बनी है, उसे कहते हैं रिसेप्टर। सपोज टू बी एक शादी है, दुल्हन बैठी है अपने घर में, ठीक है, और वो दूल्हे की राह देख रही है कि दूल्हा आएगा और उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या एक रिसेप्टर है यहाँ पर, ये एक दुल्हन किसकी तरह काम कर रही है, रिसेप्टर की तरह काम कर रही है कि कोई आएगा और उसको लेके जाएगा, ठीक है। वैसे अच्छा एग्जाम्पल में नहीं है रिसेप्टर, क्योंकि लेके नहीं जा सकता वो, ये अभी जाके अटैचमेंट तो कह सकते हैं। सपोज टू बी आप रिसेप्टर की बात करो तो हाँ, ये आपका कोई लॉक है, ठीक है, कोई ताला है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई आपका क्या है, आपका ताला है। तो ये जो ताले का जो ये आपका ग्रेव है, ठीक है, ये जो आपका ग्रेव है इसमें क्या है कि ये आपका क्या एक्सेप्ट करेगा, ये आपका की एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये आपका की एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपका क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिसेप्टर है जो कि की को एक्सेप्ट करेगा। सिंपल, समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसको रफ कर दें ज़रा, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। बहुत ही छोटी हमने यहाँ पे साइज की रबड़ ली है, सो उसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया, रिसेप्टर का मतलब एक वो पॉइंट जो कि एक्सेप्ट करने के लिए बना है एक स्पेसिफिक चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं क्या कि भाई ओपियोइड के रिसेप्टर, इसका मतलब हम ओपियोइड के रिसेप्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो रिसेप्टर किस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला है, ओपियोइड को ही एक्सेप्ट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो जो ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो दो जगह आपके क्या पाए जाते हैं, ओपियोइड के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ओपियोइड्स लोगे तो कहाँ जाके अटैक करेंगे, वो सीएनएस पे अटैक करेंगे, और कहाँ जाके अटैक करेंगे, जीआईटी पे अटैक करेंगे। सीएनएस पे अटैक करेंगे आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होगी, जीआईटी पे अटैक करेंगे आपके डाइजेशन में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें अफेक्ट होगी। अब ये यहाँ पे आता है हीरोइन। तो देखो यहाँ पे पहले पढ़ लेना कि एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, कभी आपको समझना है। अभी ओपियोइड्स आर ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। अब आते हैं हीरोइन पे। तो देखो हीरोइन ओपियोइड का ये एक सब डिवीज़न है, क्या है, हीरोइन एक कॉमन ओपियोइड है जिसे हम क्या कहते हैं, स्मैक बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कॉमन ओपियोइड क्या है, तो क्या नाम है कॉमन ओपियोइड का, हीरोइन नाम है, ठीक है। कितना अच्छा नाम है, हीरोइन, ठीक है। इट इज़ ए केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन। अगर आप हीरोइन का केमिकली नाम देखो तो क्या बोलोगे इसको, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन बोलोगे, डाईएसिटाइल मॉर्फिन बोलोगे, ठीक है, जो कि वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ हो गई, डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या होता है, वाइट कलर, ऑर्डरलेस, बिटर कड़वा, और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी किसकी हैं, डाईएसिटाइल मॉर्फिन की है। और डाईएसिटाइल मॉर्फिन एक्चुअली में है क्या, हीरोइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर के बारे में, ये स्ट्रक्चर है आपका हीरोइन का। काहे नहीं नीचे हो रहा है भैया, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है ओपियोइड का, ठीक है। ये आपका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। तो मॉर्फिन तो क्या है, ठीक है। देखो ये है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ये है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, बट हीरोइन का नाम क्या है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन। सो ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कहाँ से स्लाइड है हमारी भैया, ये ठीक है। सो अब हम देखते हैं इस चीज़ को, थोड़ा जूम हो जाएगा क्या,
ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में बताया, स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होगा, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ना कि डाइस्टल मॉर्फिन का। अभी जो हीरोइन है, ये जो डाइस्टल मॉर्फिन है, कहाँ से ऑब्टेन होगी? वो एसिटाइलेशन से ऑब्टेन होगी मॉर्फिन की। तो अगर मैं ये मॉर्फिन है, इसका मैं क्या कर दूँ, इसका मैं एसिटाइलेशन करवा दूँ, ठीक है। अगर मैं इसका एसिटाइलेशन करवा दूँ तो ये क्या होगा आपका, क्या होता है, CH3 होता है ना, इस तरीके से एसिटाइलेशन, सॉरी Cl होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एसिटाइलेशन करवा दूँ, देखो ये आपका केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बायो में आपको रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी, बस हाँ ये पूछेगा कि हीरोइन क्या है, जो है कैसे बनेगा। तो हीरोइन कैसे बनता है आपका, हीरोइन कैसे बनेगा इस तरीके से। तो कैसे बनेगा आपका, अगर आप मॉर्फिन को मॉर्फिन का क्या करवा दो, एसिटाइलेशन करवा दो, क्या करवा दो, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवा दो मॉर्फिन का, तो क्या बन जाता है आपका, हीरोइन बन जाता है, ठीक है। तो मॉर्फिन किस में कन्वर्ट हो गया, डाई एसिटाइल मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड, अब ये मॉर्फिन कहाँ से आया, मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट हुआ है कहाँ से, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। क्या नाम है प्लांट का, पॉपी प्लांट, POPPY, पॉपी प्लांट से आया है क्या, मॉर्फिन। और पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम हो गया पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इतना ध्यान रखना, पेपेवर सोमनीफेरम, ये हो गया इतना। तो अगर पूरा ओवरऑल देखते हैं इस चीज़ को, तो क्या देखेंगे ओवरऑल, इसमें ओवरऑल देख लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले आपका मॉर्फिन आता कहाँ से, ठीक है। तो पॉपी प्लांट है, पॉपी प्लांट को जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स मतलब देखा है आपने कि प्लांट की अगर टहनी तोड़ो तो उसके अंदर से वाइट फ्लूइड निकलता है, बच्चे कहते हैं दूध निकल रहा प्लांट का, इस तरीके से। तो क्या वाइट फ्लूइड क्या है, लेटेक्स होता है। तो पॉपी प्लांट के लेटेक्स से क्या आता है, मॉर्फिन आता है, ठीक है। अब मॉर्फिन का अगर आप एसिटाइलेशन करवा दो, मॉर्फिन का अगर क्या करवा दो, एसिटाइलेशन अगर मॉर्फिन का करवा दो, तो क्या बनेगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन बनेगा, ठीक है। और डाई एसिटाइल मॉर्फिन को ही हम क्या बोलेंगे, हीरोइन, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, पॉपी प्लांट का अगर हम साइंटिफिक नेम बोले तो क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, इट इज़ टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। तो ये इस तरीके से, जैसे वो सूंघ रहा था ना अभी पाइप लगा के, इस तरीके से सूंघ रहा था, तो उसे स्नॉटिंग कह सकते हैं, स्नॉटिंग से लिया जा सकता है, और कह सकता है इंजेक्शन से लिया जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ तक है फिर तो वो हीरोइन ही सूंघ रहा होगा, जो मैंने अभी ये पिक्चर दिखाई यहाँ पर ये, ठीक है। देखो ये, तो ये स्नॉटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये स्नॉटिंग ही कर रहा है, और यहाँ पे क्या पड़ा है, इंजेक्शन। तो आपका जो ओपियोइड है, जो आपका ओपियोइड है, या हम बोलते हैं हीरोइन है, तो आपको दो तरीके से ली जा सकती है, स्नॉटिंग से और दूसरा इंजेक्शन से, ठीक है। सो हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट, ठीक है। क्या है, डिप्रेसेंट है विच स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को बिल्कुल क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। मतलब देखा है ना तुमने, देखा होगा कबीर सिंह अगर किसी ने देखी हो तो वो एकदम पी के और इस तरीके से बढ़ जाते हैं ना, तो ये क्या है कि आपका स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को। और डिप्रेसेंट मतलब क्या, डिप्रेस कर देगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव, एनाल्जेसिक एंड पेन किलर। तो ये पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, सेडेटिव है, इस तरीके से मॉर्फिन जो है काम करता है। देखो मैंने कहा ना कि जो आपका जितने भी आपके ड्रग्स हैं ये आपके मेडिसिन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर मेडिसिन के अलग पर्पज से लोगे तो आपको हार्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेडिसिन के पर्पज से लोगे आपका बेनिफिशियल हो सकता है, समझ में आएगा। तो अब पढ़ते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में, अगर मॉर्फिन क्लियर हो गया है तो, ठीक है। सो ये पॉइंट है, थोड़ा पॉइंट इसमें लर्न करना पड़ेगा, समझा तो मैंने दिए इसी तरीके से, तो आप देख लेना, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैनाबिनॉइड्स इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल है। एक मिनट रुको, तो व्हाट डू यू मीन बाय कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल, ठीक है। सो कैनाबिनॉइड्स क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल, ठीक है। केमिकल के ग्रुप्स हैं, एक मिनट, ये आपको मैंने भी किया है, देखो ग्रुप्स ऑफ केमिकल, ये कैनाबिनॉइड्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, कैनाबिनॉइड्स। तो इसका मतलब कैनाबिनॉइड्स जो है कोई अकेली चीज़ नहीं है, ये ग्रुप्स होते हैं केमिकल के, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं केमिकल के, वही हमें पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या,
तो देखो कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स। अब जैसे कि आपने ओपियोइड रिसेप्टर्स पढ़े वैसे ही कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में मेनली, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और आपका जीआईटी में, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट है? ये ब्रेन में प्रेजेंट है। अब इसका पहला पॉइंट क्या है? कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो वो पैपेवर सोमनीफेरम से आ रहा था, पैपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निकल रहा था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हीरोइन की, मॉर्फिन निकला, उसका डायस्टर मॉर्फिन बना दिया। लेकिन कैनाबिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ से निकलता है? कैनाबिस सटाइवा से निकलता है, जो कि एक प्लांट है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स की बात है यहाँ पे हो रही है। सो लीव्स, फ्लावर टॉप्स, रेजिन्स और अलग अलग जगह से ये निकलता है। कौन से प्लांट से? कैनाबिस सटाइवा से। वेरियस कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस होता है। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इससे? हाशीश, चरस, मारिजुआना, गांजा। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या है? मैंने पहले ही कहा था क्या है ये? ग्रुप ऑफ केमिकल है, ठीक है। क्या है ये? आपका ग्रुप ऑफ केमिकल। तो कौन कौन से केमिकल का ग्रुप है उसमें देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था अभी? हाशीश, हाशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना, ठीक है। ये आपके 4 केमिकल्स हैं। 4 केमिकल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? कैनाबिनॉइड्स कहलाता है। कहाँ से आया? कैनाबिस सटाइवा से आया। और कैनाबिस सटाइवा क्या आया? इनफ्लोरेंस से आया, ठीक है, इनफ्लोरेंस। अब ये हाशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ये डिफरेंट अरेंजमेंट से आ रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या पे मैंने बताया ना, यहाँ पर अभी यहाँ पे क्या है? लीव से, ठीक है, कहाँ से? लीव से, फ्लावर स्टॉप से, रेजिन से, अलग अलग जगह से कैनाबिस सटाइवा के बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाशीश प्रोड्यूस करते हैं, चरस प्रोड्यूस करते हैं, मैरिजुआना और गांजा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये लिया कैसे जाता है? ये इनहेल्ड कर लिया जाता है और इंजेस्ट कर लिया जाता है ओरली। या तो खा लो, ठीक है, या फिर उसको इनहेल कर लो, ठीक है। इनहेल मतलब सूंघ लो, इनहेल कर लो, ठीक है। तो 2 तरीके से लिया जाता है आपका क्या? कैनाबिस सटाइवा से निकला हुआ पदार्थ, जिसका नाम क्या है? कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। ओ शिट मैन, डिलीट हो गया यार, शिट डिलीट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये कैनाबिनॉइड्स था। अभी हम लेके आते हैं वापस उसको। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये जो है आपका, ये क्या है? कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। ये क्या है? कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये देखो। सो दीज ड्रग्स अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो आपका कैनाबिनॉइड्स है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का एक डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। 6th पॉइंट अगर आपका आ रहा है तो वो आपका कोका एल्कलॉइड्स आ रहा है। क्या आ रहा है? कोका एल्कलॉइड्स आ रहा है, ठीक है। और कोका एल्कलॉइड्स आ रहा है तो इसका नाम क्या है? दूसरा कोकेन हम बोलते हैं, ठीक है। इसके पास पोटेंशियल होता है स्टिमुलेट करने का, किसके एक्शन को? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्शन को, ठीक है। और प्रोड्यूस करने का क्या? सेंस, यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी। मतलब ये जो आपका कोका है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोकेन भी बोल देते हैं। ये क्या करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ही तगड़ा स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एक्शन प्रोवाइड करता है अपना। उससे क्या होता है? उससे हमारे क्या, हमें फील क्या होता है? सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब इतनी ज़्यादा हमें खुशी होती है, हम पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। मतलब कितनी खुशी होती है वो बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इसने अपना इफेक्ट डाला वहाँ पे। किसने? क्या आपका कोकेन में, ठीक है। और उससे हुआ क्या? उससे हमारी हंसी बंद नहीं हो रही। मतलब इस तरीके से हम खुश हो गए, हम तेज से हंस रहे हैं, हम बिना फालतू में हंस रहे हैं, बिना मतलब की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी हम हंसे जा रहे हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज़ कर देता, बहुत ही ज़्यादा। तो ये इसका इफेक्ट है जो कि हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है, इसको लेने के बाद। तो अब पहला पॉइंट क्या है? कोकेन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लीव्स एंड यंग ब्रांचेस ऑफ साउथ अमेरिका प्लांट, क्या नाम है? इराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। तो कोकेन कौन से प्लांट से आता है? कोकेन आता है आपका इराइथ्रोजाइलम कोका, जो कि कौन सा, कहाँ का प्लांट है? साउथ अमेरिकन प्लांट है, ठीक है। और उसके लीव्स और यंग ब्रांच से उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कोकेन को, ठीक है।
सेकेंड, इट इज़ अ मोड ऑफ इनटेक इज स्निफिंग एंड स्नॉटिंग। तो इसका मोड ऑफ इनटेक क्या है, मतलब इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, मतलब इसको लेते कैसे हैं, तो स्निफिंग से लेते हैं, ठीक है, और स्नॉटिंग से लेते हैं। स्निफिंग मतलब एकदम खींच के इस तरीके से लेना, ठीक है, सपोज टू भी यहाँ गिरा रखा है और इस तरीके से नाक बंद करी हो, खींच के लिया तो एकदम अंदर चले जाएगा, तो स्निफिंग आवाज़ के साथ अंदर सांस जाएगी, तो स्निफिंग और स्नॉटिंग, ठीक है, इस तरीके से इसको इंटेक कर लिया जाता है कोकेन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके पास कि एकदम सेंट्रल नर्वस में जाके अफेक्ट करता है और सेंस ऑफ यूफोरिया दिखाता है और इंक्रीज़ कर देता है एनर्जी को, ठीक है। सेंस ऑफ यूफोरिया मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस हो जाना, तो इसे कहते हैं सेंस ऑफ यूफोरिया। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। व्हेन टेकन इन हाई डोज, जब इसको हाई डोज में लेते हैं तो और ज़्यादा बवाल मचा देता है। कैसे? हेडेक कर देता है, कन्फ्यूजन कर देगा, हेल्यूसिनेशन कर देता है, डेथ भी कर सकता है ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर। अब यहाँ पे हेल्यूसिनेशन मतलब क्या है? हेल्यूसिनेशन मतलब क्या है कि आपने मूवी देखी होगी, भूत की जो मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी जो देखते हैं, उसमें देखा होगा आपने क्या कि अभी आदमी बैठा हुआ है आराम से, या औरत बैठी हुई है, या लड़की बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है, पीछे से उसको ऐसा लगता है कोई गया अभी, सुन, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, किसी के पैर लटके हुए दिखाई देते हैं हवा में, ठीक है, किसी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है हवा में, ऐसा होता कुछ नहीं है बट उसको दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्यूसिनेशन कहते हैं। किसके कारण हो रहा है? कौन से ड्रग के कारण है? कोकेन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो हेल्यूसिनेशन भी कॉज करता है और डेथ भी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर देता है बिल्कुल पूरी तरीके से। कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, ठीक है, इसको हम कॉमनली नाम क्या देते हैं? कोक भी बोल सकते हैं और क्रैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिमाग क्रैक कर देता है इसका, इसलिए क्रैक कर दिया है, तो इसका नाम क्या है? क्रैक भी बोल सकते हैं, कोक भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट पे हेल्यूसिनोजेंस की, और इसको हम सिडेलिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है, साइकेडेलिक ड्रग बोलते हैं, इसे साइकेडेलिक ड्रग भी बोल देते हैं। तो बिकॉज देयर इफेक्ट ऑन द सेरेब्रम एंड सेंस ऑर्गन, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है कहाँ पे पड़ता है? सेरेब्रम पे पड़ता है और सेंस ऑर्गन पे पड़ता है, इसी वजह से हम इसको हेल्यूसिनोजेंस बोलते हैं और साइकेडेलिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो पाओगे, बड़ा गंदा सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे हम। हाँ जी, पहला पॉइंट, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक एट्रोपा, बेलाडोना और दतूरा, ठीक है। तो जो दतूरा शिव जी पे चढ़ाते हो ना, शिव जी पे, वही ये दतूरा है यहाँ से, और एट्रोपा बेलाडोना से आपका ये ऑब्टेन होता है क्या? हेल्यूसिनोजेंस और साइकेडेलिक ड्रग्स। थर्ड सेकंड पॉइंट, लिसर्जिक एसिड डाईइथाइलअमाइड, ठीक है, LSD जिसे कह रहे हैं, लिसर्जिक एसिड डाईइथाइलअमाइड इज ड्राइव्ड फ्रॉम फंगस क्लाइबिसेप्स पर्प्यूरिया। तो ये ना नीट, जैसे कि आप एग्ज़ाम दोगे, आपके मेडिकल फील्ड के एग्ज़ाम दोगे, बहुत कोई से भी एग्ज़ाम दोगे तो इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका CBSE बोर्ड है, इसमें LSD का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या है? लिसर्जिक एसिड डाईइथाइलअमाइड, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? फंगस से आ रहा है। इस फंगस का नाम क्या है? क्लाइबिसेप्स पर्प्यूरिया नाम है, ठीक है। इतना हो गया। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स अकर्स ऑन थॉट्स। LSD का ड्रग्स कहाँ असर करेगा? तो थॉट्स पे असर करेगा, हमारी सोच पे असर करेगा, हमारी फीलिंग्स पे असर करेगा, हमारे परसेप्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, हमारे मतलब थिंकिंग पे भी असर कर रहा है, हमारी फीलिंग्स पे भी असर कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सभी पे असर करेगा क्या? आपका LSD, ठीक है। मेडिकली दीज आर प्रेस्क्राइब टू कोप विद डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आती है या आप डिप्रेशन में रहते हो, तो उससे फुर्सत पाने के लिए इस ड्रग्स का मेडिकल में यूज़ किया जाता है, LSD का, ठीक है। सेकेंड, ड्रग्स जैसे कि बारब्यूट्रेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइज़ेपिन्स आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। तो जैसे अभी LSD का आपने देखा कि LSD यूज़ किया जाता है इंसोम्निया के लिए, इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीपनेस, ठीक है, डिप्रेशन। तो इन दोनों के लिए LSD का यूज़ करते ही हैं हम। और क्या यूज़ कर सकते हैं? बारब्यूट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, एम्फेटामाइंस यूज़ कर सकते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ कर सकते हैं, और बस यही सब यूज़ कर सकते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? इंसोम्निया के लिए और डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। टोबैको की बात करते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। अब हम टोबैको की यहाँ पे बात कर लें ज़रा। बहुत ही ईजी है टोबैको, आप सब ने ही देखा होगा, ठीक है, आते हुए किसी न किसी को। तो उसको स्टार्ट कर लेते हैं टोबैको से ही। तो देखो, टोबैको कंटेन्स निकोटीन, ठीक है, नशीला पदार्थ ये कंटेन करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है किसको? एड्रेनल ग्लैंड को रिलीज करने के लिए एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो टोबैको के पास क्या? टोबैको के पास निकोटीन ने क्या किया? स्टिमुलेट किया, एक्शन दिखाया, कहाँ पे? एड्रेनल ग्लैंड पे। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में एड्रेनल ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती है,
तो एड्रेनलिन सीक्रेट करती है और नोर एड्रेनलिन सीक्रेट करती है, ठीक है। अब ये एड्रेनलिन नोर एड्रेनलिन होते क्या हैं, देखो ये एक हार्मोन है, सबको पता है हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं और हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ना वो दो चीज़ों में काम आते हैं, जैसे कि भाग लो और भाग लो। मतलब क्या कि अगर कोई डॉगी सामने है आपके, तो या तो आप भागोगे या तो आप भाग लोगे या फिर भाग लोगे। मेरा कहने का मतलब क्या कि अगर आपके सामने डॉगी है, या तो उससे बच के आप भागोगे या उससे पार्टिसिपेट करोगे उससे लड़ाई में, कि मतलब डरे ना हम, निकल जाए किसी न किसी तरीके से, ठीक है। दो चीज़ होगी, या तो भागोगे या फिर भाग लोगे या फिर पार्टिसिपेट करोगे वहाँ पर। तो दोनों के ही केस में क्या होगा, आपका एड्रेनलिन निकलेगा, नॉर एड्रेनलिन निकलेगा, ठीक है, रिलीज़ होगा, जो कि आपकी हार्ट रेट बढ़ा देगा और ब्रीथिंग बढ़ा देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो डॉगी बैठा हुआ है आराम से, उसको तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो उसको कुछ नहीं पता, तुम पीछे से आ रहे हो, ठीक है, वो बैठा, उसका फेस आगे की साइड है, तुम पीछे से आ रहे हो, बट उसको कैसे पता लग जाता है कि कोई आ रहा है। तुम डरोगे ना तो तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा, आपका एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाएगा, नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाएगा, जो कि डॉगी पहचान लेते हैं कि भाई अब ये डर रहा है। तो जैसे ही केमिकल रिलीज़ हुआ तो सूंघ लेते हैं एड्रेनलिन और एड्रेनलिन को, और वो फिर पहचानेंगे कि ये डर रहा है तो आपको भौंकेंगे, ठीक है। तो अगर आप डरोगे नहीं तो ये सब निकलेगा नहीं तो वो पहचानेगा नहीं तो भौंकेगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, साइंटिफिक आपको नॉलेज मिल चुकी है यहाँ पे, डॉगी से नहीं डरना है, समझे बच्चे। आगे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम टोबैको प्लांट। बिल्कुल यार, टोबैको है तो कहाँ से आएगा, टोबैको प्लांट भी आ रहा है। सेकंड, इट्स मोड्स ऑफ इनटेक इज स्मोकिंग। आप सब ने देखा हुआ, हुक्का पीते हैं, तम्बाकू डाल के च्युइंग चबाते रहते हैं और स्नफ करते हैं, ऑटो के पीछे डाल देते हैं इसको, ठीक है, और उसको मज़े से टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, पता ही नहीं क्या मजा आता है। थर्ड पॉइंट, टबैको टबैको कैन इंड्यूस लंग कैंसर। बिल्कुल यार, लंग कैंसर कर देता है। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपको, उसको स्वेलिंग कर देता है, उसकी एम्फाइसैमा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी आपको, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, कैंसर ऑफ थ्रोट्स हो सकते हैं, ऑरल कैंसर हो सकता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर तक कर देता है ये आपका टबैको, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग ऑफ टबैको लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ऑफ ब्लड। बिल्कुल, देखो अगर कोई भी चीज़ जलती है, अगर किसी भी चीज़ का क्या होता है, कंबशन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से CO2 निकलता है, ठीक है। अब जैसे आप सिगरेट पीते हो या कोई भी सिगरेट पी, मैं आप करके बोलता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका मतलब क्या है कि कोई भी हो सकता है, सिंपल से, अपने ऊपर मत लेना, दिल को मत दुखाना अपने, ठीक है ना। तो सपोज टू बी कोई सिगरेट पी रहा है, तो उसके अंदर एक्चुअली में जा क्या रहा है, CO2 कंटेंट जा रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। अब लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, तो लंग्स में क्या होता है, एल्विलाई, ठीक है। एल्विलाई क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज का पार्ट करता है, CO2 ज़्यादा अमाउंट में ब्लड के अंदर आ रही है। अब जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या करता है, कैरी करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन को सबसे ज़्यादा प्यार किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ना कि ऑक्सीजन से। तो जैसे ही इसका प्यार इसके सामने आता है तो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसको कैरी कर लेता है हीमोग्लोबिन। तो ज़्यादा अटैचमेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से है। अब हीमोग्लोबिन के लिए तो ज़्यादा अटैचमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो क्या है, हीमोग्लोबिन अगर हम बात करते हैं तो किसके पास जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को उसको नहीं देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से उसको अटैच होना पड़ेगा और ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। समझ में आई बात। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्मोकिंग ऑफ टबैको, अगर हम टबैको को स्मोक करते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर, जो कि रिड्यूस कर देता है कंसनट्रेशन को हेम बाउंड ग्लोबिन की। तो हेम बाउंड ऑक्सीजन की मतलब हीमोग्लोबिन जो कि बाउंड है ऑक्सीजन से, उसकी कंसनट्रेशन को कम कर देता है। लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जिससे कि क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, डेथ होगी ना, बस समझ जाओ। 9th, एल्कोहल। तो एल्कोहल एज एन एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है, एकदम नशीला इफेक्ट डालेगा नर्वस सिस्टम पे, अफेक्ट कर देगा सेरिब्रम को, सेरिबेलम को और दूसरे पार्ट्स को, ठीक है। किस किस को अफेक्ट करेगा, सेरिब्रम को, सेरिबेलम को और दूसरे पार्ट्स को ब्रेन के, ठीक है। कैसा इफेक्ट डालेगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट डालेगा, नशीला इफेक्ट डालेगा। पहला पॉइंट, इट इज़ टेकन ऑरली, जैसे कि पता ही है आपको, मुंह से बोतल लगाते हैं और कट के पी जाते हैं, ठीक है। सेकंड, ऑरली मतलब मुंह से पी लेना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एल्कोहल इज यूफोरिया, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। पेप्टाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, सॉरी हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटाइटिस,
लिवर फेलियर, लिवर सेल कार्सिनोमा एक्सेट्रा। तो जो इफेक्ट हैं अल्कोहल के वो क्या है, यूफोरिया है, वही खुशी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मतलब पी के बिल्कुल टल खुशी में, ट्रेन व्रेन आ रही है, लेटे हैं भैया आराम से वहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो जाए ठीक है। तो यही है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, अल्सर हो सकता है। आपका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, मतलब जो आपका जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मैंने बताया था, स्टमक से रिलेटेड, वहाँ पे आपका कैंसर कॉज कर सकता है, कार्सिनोमा मतलब कैंसर होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, वो हो सकती है। लिवर फेलियर हो सकता है, और लिवर सेल कार्सिनोमा भी, वहाँ पे लिवर सेल का कैंसर भी हो सकता है, किससे, अल्कोहल से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ड्रग्स कंप्लीट, ठीक है। और आई होप बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा अच्छा क्या लगा होगा यार, ये तो थोड़ा समझने वाली बात तो है ही, और उसको रीड करने वाली बात है, उसको लर्न करने वाली बात है, ठीक है। तो मैंने तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने समझाया, ठीक है। अब रेस्ट आप पे बसता है कि आप इसको लर्न कैसे करोगे, ठीक है। लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ोगे ना तो सब आराम से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब 1-2 दिन बाद पढ़ोगे तो भैया फिर तो लर्न नहीं होने वाला, ठीक है। अभी तो मैंने जस्ट फ्रेश समझाया हुआ, तो फ्रेश रहेगा तो लर्न कर लोगे आराम से, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अभी हम ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे एडोलसेंस एंड अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़। तो कितनी स्लाइड्स अभी हमारे पास है तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, बड़ा लंबा वीडियो जाएगा इसलिए मैं करा नहीं रहा, ठीक है। तो देखो ये हो गया है, ये तो एक्चुअली में कुछ था ही नहीं, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और ये हो चुका है। तो इसका मतलब आपके पास 2 स्लाइड्स बची हैं, ठीक है। एक ये बची है और एक ये बची है, ठीक है ना। तो देखो ये मैं यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एडोलसेंस एंड अल्कोहल ड्रग्स अब्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ के बारे में ही हमने पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा एडोलसेंस होगा। तो अभी मैंने बताया कि भाई 12 to 18 ईयर की जो एज होती है उसकी पूरी की पूरी इसके बीच में जो आने वाली एज है वो एडोलसेंट पीरियड कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। फिर एडोलसेंस क्या है, अकम्पेन्ड बाय सेवरल बायोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस। अब एडोलसेंस में एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। तो यार आप सभी को पता है कि जब एक लड़की एडोलसेंस में आ जाती है एज में, या जब एक लड़का एडोलसेंस में आ जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज आती हैं, ठीक है। बॉडी मसल्स का चेंज आता है काफ़ी ज़्यादा, ब्रेस्ट आपका डेवलपमेंट होता है फीमेल के अंदर, मेल के अंदर आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये प्यूबिक हेयर निकलने लग जाते हैं, ठीक है, दोनों के केस में आवाज़ अलग लगने लगती है, ठीक है। और उसको मतलब बिहेवियरल भी कुछ चेंज आता है, चलने का थोड़ा ढंग चेंज हो जाता है लड़कियों लड़कियों का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं इस एज में, तो ठीक है। 12 to 18 की एज में बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि आपने खुद महसूस किए होंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी इंडिविजुअल की यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है और मेंटल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब मेंटली भी प्रिपेयर होता है बंदा कि अब जब तुम इस एज में आओगे तो आपको ये दिमाग में आता है कि अभी अब करना क्या है, ठीक है, हमें करना क्या है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जो एज होती है इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब कहने का एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इस एज के अंदर। तो अभी केमिस्ट्री में आप देखोगे जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही कम क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, भाई सही बात है नहीं है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी को मैं एक जगह बैठूंगा नहीं बैठूंगा, मैं इधर उधर घूमता रहूँगा, एनर्जी है ना, तो क्या करें, घूमना ही पड़ेगा ना भैया, कुछ होगा ना, तो घूमो ही इधर उधर बिना फालतू का। तो यही है, एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम। तो अगर आप अपनी एनर्जी बचा के रखोगे तो आप स्टेबल हो जाओगे इस एज में, कहने का मतलब सिंपल सा ये है। और जो बाकी का बचा हुआ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी यहीं क्लोज करते हैं, ओके। सो आई थिंक समझ में आया होगा। एक और लेक्चर आएगा, छोटा सा आएगा, 2 स्लाइड मैंने दिखाई आपको अभी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और यहीं से स्टार्ट किया था, यहीं पे हम ख़त्म करने वाले हैं। सो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी छोटी सी, ठीक है। देखो ये जो मेरा आपका पूरा पार्ट था ये क्या था, डेमो लेक्चर था, ठीक है। देखो मैंने पूरा का पूरा जितना भी मेरी तरफ से हो सकता था मैंने वो किया है, जितना मेरे से हो सकता था यार मैंने वो किया, ठीक है। मैंने हाँ, मेरी एक मिस्टेक थी कि यहाँ पे जो लेक्चर थे ना वो टाइमली नहीं आ पाते थे, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा वेदर इतना ज़्यादा गर्म था, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मेरे को सामान जुटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यार ये सब वीडियो बनाना और इसमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है यार, दिमाग पक जाता है, मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। बट जितना मैंने जोड़ रखा था उतना मैंने खर्च किया, कोई बात नहीं, इसको वो नहीं है। तो देखो 1 मंथ मैंने डेमो क्लास दिया, ठीक है। एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो चुका है वाला। तो अब मैं पेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पेड कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है जो कि 12 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी भी 2 डेमो लेक्चर आएंगे,
और फ़ी जो है देखो अभी भी मैंने फ़ी बहुत ही ज़्यादा कम रखी है, क्योंकि यार मुझे पता है मेरे भी घर में पेरेंट्स हैं, आप लोगों के घर में पेरेंट्स होंगे। देखो जिसके पेरेंट्स का जॉब अच्छा है, चल रहा है, अभी भी है, तो बहुत ही यार कॉन्ग्रेट्स उसके तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बियर कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसका नहीं चल रहा है तो वो अभी एफर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने ये फ़ी जो है 400 ही रखी है। और देखो ये आपका 500 रखी है वैसे मैंने फ़ी। अगर 12 जुलाई तक आप ज्वाइन कर लोगे मुझे तो आपका 400 फ़ी जाएगी, चाहे वो सब्सक्राइबर हो पहले से ही, चाहे वो न्यू सब्सक्राइबर हो, ठीक है, या चाहे वो आने वाला सब्सक्राइबर हो। उन सभी के लिए यही है कि अगर 12 जुलाई तक अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी 400 फ़ी है, अदरवाइज़ आपकी 500 फ़ी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ़ी जो है बहुत ही कम रखी है, क्योंकि जब मैं 11th क्लास अभी मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी घर पे ही आते हैं, 2-3 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे भी नहीं लेंगे, अभी 2-3 बच्चे ही हैं घर पे आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेरी जो फ़ी है मैं 500 ले रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी मैं 500 फ़ी ले रहा हूँ पर मंथ, ठीक है। और आप सभी की 400, ठीक है, जबकि आप 12th क्लास में हो, ठीक है। और ये 9th क्लास में है, इनकी साइंस की फ़ी 500 जा रही है। तो मैंने भी सोचा नहीं कई बार कि चलो यार कोई बात नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, कम ही कमाओ, लेकिन थोड़ा दूसरों के भी बारे में सोचो कि उनकी फैमिली है, उन पे भी क्या, उनके भी कमाई का भी थोड़ा बहुत वो है, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपकी जो फ़ी है वो ओनली 400 रखी है, ठीक है। अगर आप देखो 12 जुलाई तक अगर ज्वाइन कर लेते तो है, उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप पे भी डिपेंड करता है ये सब चीज़ें, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टाइमली ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, एंड सही से पढ़ना यार, ठीक है। अपना मनी सेव करो, अपना टाइम सेव करो, ठीक है, और अपनी एनर्जी भी सेव करो, ताकि आप क्या हो सको, स्टेबल हो सको, ठीक है ना। और जो मैं अभी पेड कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ वो MWF में आएगा, ठीक है। और मैं टाइमली ही यहाँ पर दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से, टाइमली ही आएगा, ठीक है, टाइम टू टाइम ही आएगा। MWF बोला तो MWF में ही आएगा, ठीक है। और डेमो लेक्चर मैं आपको दे दूँगा, 2 डेमो लेक्चर होंगे, ठीक है। और सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जुलाई आ चुका है, ठीक है। आप 7 जुलाई या 6 जुलाई आई थिंक जुलाई चल रहा है, तो अब तो मौज लेने वाले दिन चले गए हैं। आप ये सोचो कि बाद में आप कर लोगे, बाद में भी टाइम मिलेगा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो टाइम मिल रहा है किसी को, बाद में कुछ टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाद में बस भगाए जाएंगे, बस इस तरीके से होने वाला सीन। तो अभी आपके पास टाइम है, तो अभी कंज्यूम करो जितना कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि अपना टाइम तो वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि 12th क्लास है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें होती हैं। आपको 12th क्लास है, लास्ट है, इसके बाद आपको अचीवमेंट देनी है बहुत बड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम मत करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखो 400 ही रखा है नॉर्मली, ताकि आप पे कोई बर्डन भी ना पड़े, ना ही आपके कोई पेरेंट्स पे बर्डन पड़े। सो बस इतना ही कहना था। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।